जब मैं अपने में खोया तब अपने से ही कुछ पाया, निज का उदासीन विश्लेषण, आंखों में आंसू भर। तो जो तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं शुरुआत में उनको किन बातों पर ध्यान? वास्तव में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में अगर आपको वास्तव में सफलता प्राप्त करनी है तो यू हैव टू रीड अ टेक्स्ट बुक। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसके बाद आपका 16 घंटे हैं, 6 घंटा सो लीजिए आराम से, 10 घंटे बाकी काम कर लीजिए। ये सोच लेंगे कोचिंग वाले मुझको आईएएस बना देंगे या पीसीएस बना देंगे, तो ये जो है बिल्कुल आपका भ्रम है। लिया कि सिलेबस इसका बहुत बड़ा रहता है, तो बच्चे किस स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करें कि सिलेबस वो अपना पूरा जैसी तैयारी करते हैं, आपके सिलेक्शन का सफलता का एक ही राज है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। जैसे आज के टाइम में सर मेंस को थोड़ा ज़्यादा कठिन मानते हैं कि इसमें तैयारी ज़्यादा करना पड़ता है। कोई कठिन नहीं, लूज हो गया यार, सूरज बनना है तो रोज उगना पड़ेगा। सर आप कितने अटेम्प्ट में आपने पास किया? मेरा 5th अटेम्प्ट। टाइम में बच्चे ये भी परेशान रहते हैं सोचकर कि जो तैयारी करने वाले हैं कि मुझे किस मीडियम से पढ़ाई करना चाहिए, कि वो इंग्लिश में करें या हिंदी में तैयारी करें जिससे उनको सफलता मिल जाए। पर आज के समय में हिंदी मीडियम में किसी भी प्रकार से मटेरियल से लेकर के सफल टीचर भी रहे हैं और एक सफल अधिकारी भी हैं। अगर अधिकारियों का नाम लिया जाता है अयोध्या जनपद में तो एक सफल अधिकारी के रूप में आपका नाम आता है। ये सफलता कहा जाता है कि अफसरशाही दिमाग में चढ़ जाती है। अफसरशाही नहीं आपके दिमाग में चढ़नी चाहिए। आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। भी अयोध्यावासी सुन रहे हैं आपको, या जो युवा सुन रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करने वाले, जो जूनियर अफसर आपको सुनेंगे, सभी के लिए क्या मैसेज है आपका? यह है कि सोशल मीडिया से मिनिमम आप जो है जितनी आपकी नेसेसरी है उसी से आप करिए, जो आपके यूजफुल हो। अनावश्यक अपने में खोएंगे तभी अपने से कुछ पाएंगे, तभी समाज में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ में अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव पीसीएस सत्येंद्र सिंह जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि अयोध्या जनपद में वो सचिव के पद पर तैनात हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, राम की नगरी में वो विकास प्राधिकरण में काम कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी बनने से पहले वो एक टीचर भी रहे हैं। लोगों को उन्होंने, बच्चों को, जो यूपीएससी करने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाया भी है उन्होंने। तो एक टीचर के रूप में आज हम सर से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कैसे क्या पढ़ाई करें और इसमें सफलता का राज इतना बड़ा, आप इतने बड़े पद पर कैसे पहुंचे हैं, सभी बातों को मिलाकर बात करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सर आपने बच्चों को पढ़ाया भी है, आपने सफलता अर्जित किया, आप खुद पीसीएस बने, तो जो तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं शुरुआत में उनको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बेसिकली तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है जिसमें स्टेट सर्विस भी आता है और यूपीएससी भी आता है, मेरा बच्चों को सलाह यही है कि एक्चुअली मार्केट में और क्या कहते हैं, जब बच्चा तैयारी करने जाता है, कोचिंग फील्ड में जाता है, तो बहुत ज़्यादा भ्रमित होता है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स उसके सामने मौजूद होता है, वो उसमें भ्रमित होता है। और अक्सर आज की डेट में ख़ास तौर पे जो हम नए बच्चों में देख रहे हैं कि ऑनलाइन चीज़ों को या सिर्फ गूगल के माध्यम से पढ़ना या डिजिटल चीज़ों को पढ़ना है, ये आपके सपोर्टिंग हो सकते हैं, पर ये आपकी सफलता के सूत्र में सिर्फ सपोर्टिंग के रूप में। वास्तव में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में अगर आपको वास्तव में सफलता प्राप्त करनी है तो यू हैव टू रीड अ टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स किताबें हैं, जो आपकी जो बेसिक्स हैं, जो आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, आपकी उनकी बेसिस है। उसके अलावा भी किसी भी चीज़ की, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसकी एक टेक्स्ट बुक होगी, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसकी जो 2 4 5 मेन टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप पढ़िए। जो है आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, उनकी टेक्स्ट बुक पढ़िए। जो है उस चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं लगातार, जो है एक सेट शेड्यूल के साथ पढ़ते हैं। दूसरा, टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक समस्या आती है कि बच्चे जो है सिर्फ कुछ दिन पढ़ा, आप एक हफ्ता आपने 10 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद भी पता चला कि 4 दिन गायब हो गए। ये नहीं है। आप 6 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, पर्याप्त होता है। 24 घंटे में 8 घंटा पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसके बाद आपका 16 घंटे हैं, 6 घंटा सो लीजिए आराम से, 10 घंटे बाकी काम कर लीजिए। लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। जो है अगर आप उस कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करेंगे तो आपका जो माइंड में थॉट प्रोसेस होता है, जब आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, तो आपका एक थॉट बनता है, तो वो थॉट में लिंकेज टूट जाता है जब आप चीज़ों को चले जाते हैं। क्योंकि सारी चीज़ों को आप रट नहीं सकते हैं, सिलेबस इतना बड़ा है, समझने वाला सिलेबस है बेसिकली। जो है और एक कॉमन सेंस का सबसे ज़्यादा रोल होता है इसमें, जो है पढ़ने में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टेक्स्ट बुक्स को पढ़िए,
बेसिक्स पढ़िए। कोचिंग्स बिल्कुल काम करती हैं, कोचिंग्स का बहुत रोल रहता है, लेकिन कोचिंग्स आपका सपोर्ट है। अक्सर लोग ये कन्फ्यूज़न पाल लेते हैं कि हम कोचिंग में चले जाएंगे तो फला कोचिंग से इतने लड़के सेलेक्ट हो गए हैं, मतलब कुछ मानक होते हैं, अच्छी कोचिंगें होती हैं, उन्हीं में जाइए। बहुत सारे वैसी जगह हैं, क्योंकि मैं 4 साल कोचिंग में ही पढ़ाया हूँ, DIS कोचिंग में मैंने पढ़ाया 4 साल, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर ये सोच लें कि कोचिंग वाले मुझको IAS बना देंगे या PCS बना देंगे, तो ये जो है बिल्कुल आपका भ्रम है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको एक्सपीरियंस देंगे, आपको गाइडेंस देंगे, जो आपका बिखरा हुआ नॉलेज है उसको एक जगह कंसाइज करेंगे। उसके बाद असली काम जो है आपका अपने आता है, जब आप अपनी टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक कोचिंग में 500 बच्चे पढ़ते हैं, पर सिलेक्ट 20 होते हैं ना। टीचर ने तो किसी के साथ अन्याय किया नहीं, टीचर ने तो सबको समान पढ़ाया जो है, लेकिन वो 20 बच्चे ही क्यों सिलेक्ट हुए? क्यों? क्योंकि उन्होंने कोचिंग फील्ड से निकल करके, या कॉलेज की भी बात कर लें, हम स्कूल में भी होते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक कुछ परसेंटेज कम लाता है, कुछ परसेंटेज 90% लाता है, एक 3rd डिवीजन भी आता है, कुछ लोग फेल भी होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है स्टूडेंट के व्यक्तिगत लेवल पे तैयारी है। एक्चुअली हम अपनी जो टेबल चेयर है, उस टेबल चेयर में बैठ करके जब हम पढ़ते हैं, उसमें अपना मनन करते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही वो एक जो ज्ञान है या जो नॉलेज है, वो चीज़ें अपने आप निकल के आती है। जब अपने में ही नहीं आप चीज़ों को करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, आप गाइडेंस लीजिए, टीचर से करिए, सीनियर्स होते हैं उनसे पूछिए जो है, लेकिन असली जो चीज़ है वो आपकी अपनी स्वयं की क्या कहते हैं, मैं एक ही लाइन फिर बोलूँगा, अपनी टेबल और अपनी चेयर। जैसे सर अभी आपने इसमें सिलेबस का नाम लिया कि सिलेबस इसका बहुत बड़ा रहता है, तो बच्चे किस स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करें कि सिलेबस वो अपना पूरा कवर कर सकें पेपर के पहले? सिलेबस थोड़ा वास है, आपको इंडिया की सबसे बड़ी सर्विस में जाना है, तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा टेस्ट होगा, क्योंकि आपको देश चलाना है, देश को आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी है। IAS PCS अफसर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ होते हैं जो है, तो निश्चित रूप से आपका टेस्ट होगा, इसलिए 3 स्टेप पे टेस्ट होता है। रही बात सिलेबस कंप्लीट करने की, तो मैंने बार बार कहा है आपको स्टडी करना है और रिवीजन। आप समझ लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक फिल्म आई थी डर्टी पिक्चर, ठीक है, उसमें एक बात कही गई थी कि फिल्म कैसे चलती है, तो उसमें एक ही लाइन बोली थी, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट, इसके अलावा किसी कारण से फिल्म नहीं चलती है। मैं यही एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आपके सिलेक्शन का सफलता का एक ही राज है, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। अगर आपने कौन व्यक्ति कितने कम समय में कितनी बार कितनी ज़्यादा रिवीजन कर लेता है जो है, वो आदमी सफल होता है, क्योंकि पढ़ा सबने है, पता सबको है, उसी लेवल पे जाके जड़ते हैं। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, भीड़ से नहीं डरना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, सेंटर पे जाते हैं, बहुत भीड़ दिखती है, पता चला 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंपटीशन किसी स्टूडेंट से नहीं है, आपका कंपटीशन स्वयं अपने से है जो है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको IAS का एग्जांपल दूँ, आज की डेट में जो मतलब वहाँ पे प्री निकल जाता है, लगभग 100 नंबर पे 200 नंबर का GS होता है, 100-105 के बीच में निकल जाता है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप 55 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे तो आपका प्री निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इसमें दूसरा बच्चा ज़्यादा पढ़ लेगा कम पढ़ लेगा, इससे क्या मतलब है? अक्सर हम कहते हैं कि बहुत कंपटीशन है। मैंने हमेशा इस चीज़ को रखा कि मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे है। अगर मैं उस लेवल को प्राप्त कर लूँगा अपनी नॉलेज को, तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। यही हाल मेंस में है। अगर मेंस में जितने नंबर पे, भाई हम लोग के समय थोड़ा चूँकि पैटर्न और सिलेबस चेंज था जो है, तो मैं इतना भी जैसे आज के टाइम में सर मेंस को थोड़ा ज़्यादा कठिन मानते हैं कि इसमें तैयारी ज़्यादा करना पड़ता है। कोई कठिन नहीं मानते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ कठिन नहीं रहती है, किसी भी समय पे कोई भी। समय के हिसाब से यूपीएससी ने अपने जो नए चैलेंजेस, नया आया भारत में, नई ज़रूरतें, जैसे नए सिविल सर्वेंट्स चाहिए, उस हिसाब से सिलेबस को चेंज किया है जो है। कठिन कुछ भी नहीं होता। मैंने आपसे क्या कहा, आपको समस्या सिर्फ इतनी आती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ग्रास्प करते हैं और किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आपकी सिर्फ कंपटीशन आपसे है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर मेंस में मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, चूँकि अभी वर्तमान में ये जो है कि मान लीजिए 800 नंबर पे आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है, या 800 नंबर पे सिलेक्ट हो जाता है, तो यार आप ऐसा पेपर लिख करके आओ ना कि आप 850 नंबर पा जाओ। 800 नंबर पे इंटरव्यू, 850 नंबर पे आप रैंक लगा देंगे जो है।
तो फिर आपका दूसरे से कहाँ से कंपटीशन हो गया जो है। इसमें मैं एक कवि है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, पर एक अक्षर शायर था, मैं भी अक्सर सुनता था, और जब मैं कभी डिप्रेस होता था तो आता था। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब मैं अपने में खोया तब अपने से ही कुछ पाया, निज का उदासीन विश्लेषण आंखों में आंसू भर लाया, मेरा जग से द्रोह हुआ पर मैं खुद से विद्रोही, गहरे असंतोष की ज्वाला सुलग जलाती मुझको ही। तो विद्यार्थी के अंदर जब अपने में खोएगा तभी पाएगा, जब उसके अंदर असंतोष होगा कि मुझे समाज में कुछ करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, तो वही गहरे असंतोष की ज्वाला अगर आपकी रही तभी आप सिलेबस या सिलेक्शन आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग सूर्य को क्यों नमस्कार करते हैं? इसलिए करते हैं कि सूर्य प्रतिदिन उगता है। हमारे यहाँ हमारे सिलेबस यहाँ पे अधिकांश बच्चों के साथ क्या होती है कि वो 6 महीना साल भर बहुत मेहनत किया उन्होंने, प्री दिया, नहीं हुआ, फेल हो गए। अरे भाई, यूपीएससी ने आपको 6 अटेम्प्ट जनरल्स को दे रखे हैं, बाकी ओबीसी को 9 दे रखे हैं, और एससी को अलग अलग जो भी कैटेगरी है। अगर 6 अटेम्प्ट आपको दे रखे हैं तो कुछ सोच के दिए होंगे ना, नहीं तो एक ही अटेम्प्ट देते जो है। तो अगर आप एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ और उसके बाद आप क्या हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए, या आप सोचे कि अब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। यार, सूरज बनना है तो रोज उगना पड़ेगा। सर, आप कितने अटेम्प्ट में आपने पास किया था? मेरा 5th अटेम्प्ट में हुआ था। पीसीएस में अटेम्प्ट नहीं होते हैं वैसे जो है, लेकिन मेरा 5th अटेम्प्ट में हुआ था पास जो है। हाँ, उसमें अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, एज लिमिट है। सर, आज के टाइम में बच्चे ये भी परेशान रहते हैं सोचकर कि जो तैयारी करने वाले हैं कि मुझे किस मीडियम से पढ़ाई करना चाहिए, कि वो इंग्लिश में करें या हिंदी में तैयारी करें जिससे उनको सफलता मिल जाए। मीडियम का निश्चित रूप से रोल थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम को मैं इसमें कोई संकोच नहीं करूँगा, थोड़ा सा एज है, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरे कम से कम 10 दोस्त ऐसे हैं जो आईएएस और आईपीएस या आईआरएस हैं, सब हिंदी मीडियम से हैं जो है। जहाँ तक प्रॉब्लम उस समय थी जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, थोड़ा सा हिंदी मीडियम में मटेरियल की कमी थी, अच्छे कोचिंग्स नहीं थे उस चीज़ पर। आज के समय में हिंदी मीडियम में किसी भी प्रकार से मटेरियल से लेकर के किसी भी काम से कमी नहीं है, क्योंकि मैं आज भी कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, जुड़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो मीडियम का थोड़ा रोल है, बट ये कह लें कि हम हिंदी मीडियम के हैं। भाई, जो सिलेक्ट हो रहा है वो क्यों सिलेक्ट हो रहा है हिंदी मीडियम का? भाई, अगर 500 में 50 बच्चे 70 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो 50-70 क्या उनसे यूपीएससी की या सिविल पीसीएस की, मतलब जो भी आयोग है, क्या उनसे कोई दुश्मनी है उनकी जो है? नहीं। मीडियम आपकी क्वालिटी जो है, प्रॉब्लम मीडियम में मैं क्यों कर, जैसे अक्सर बात आती है हिंदी मीडियम की जो है, हिंदी मीडियम के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, इसका उनका बेस बहुत अच्छा नहीं होता है। जो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे होते हैं उनका इंटर तक या ग्रेजुएशन तक बेस बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो फर्स्ट क्रैक कर जाते हैं। तो जब आपका बेस कमज़ोर है, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं या कहीं भी आप ऐसी जगह से गांव से पढ़ के आए, तो निश्चित रूप से जो दिल्ली में पढ़ा होगा या बड़े शहर, उसके पास आपसे ज़्यादा वो होगा। लेकिन उस क्रिटिकल गैप को आप दूर कर सकते हैं अपनी तैयारी के द्वारा, अपने उस समय के वहाँ के मेहनत के द्वारा, साल भर के अंदर जो है। इससे ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ता। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल जीआईसी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं कोई कॉन्वेंट एजुकेशन से, मैं कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ बिल्कुल भी जो है, बट मैं सेलेक्ट हुआ। इससे ज़्यादा अब क्या बताऊँ मैं जो है। सर, आप एक सफल टीचर भी रहे हैं और एक सफल अधिकारी भी हैं। अगर अधिकारियों का नाम लिया जाता है अयोध्या जनपद में तो एक सफल अधिकारी के रूप में आपका नाम आता है। ये सफलता का मंत्र क्या है सर? सफलता का कोई मंत्र नहीं होता यार, सफलता का मंत्र तो नहीं कहूँगा। मेरा बस इतना कहना है कि आपको जो पदी दायित्व मिले हैं, या मैं अपनी बात कह दूंगा, अगर आप मेरी पूछ रहे हैं, पदी दायित्व में दिए गए कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, शासन की मंशा के अनुसार कार्य करना और अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखना, और जनता के बीच या पब्लिक की जो समस्याएं हैं जो उनके बीच में जा करके उनकी समस्याओं को निदान करना, यानी सेंसिटिव बनना। अक्सर होता क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स मतलब या अफसर या कुछ लोग जो है, इसे कहा जाता है कि अफसरशाही दिमाग में चढ़ जाती है। अफसरशाही नहीं आपके दिमाग में चढ़नी चाहिए। आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। काम तो आप ही को लेना, टीम के रूप में लेना। आई एम द टीम लीडर, अकेले मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा सफलता का या किसी और की जो सफलता का एडमिनिस्ट्रेटिव, मेरा मानना यही है कि वही जो आपको पदी दायित्व का निर्वहन अगर आप अच्छे से करते हैं, आपके पास बहुत जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की बहुत समस्याएं थी। पब्लिक जब हमारे यहाँ पे आती है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर के आती है जो है, और अक्सर हम उस उम्मीद में, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे भी होते हैं जो मतलब आप नहीं कर सकते हैं, उसमें कानूनन रूप से आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब जो व्यक्ति आएगा आपसे मिलने पब्लिक का, आप उसको
आप भगा दें, जाओ नहीं हो सकता, ये गलत है, नियम के संगत है। तो एक गांव का आदमी है या मिडिल क्लास का आदमी है, उसको नियम कानून थोड़ी पता है जो है। तो अगर आप उसको उसी बारे में बाकायदा नियम कानून, मतलब जिसे कहते हैं उसकी रेकी कर दें, उसको बता दें कि भाई देखो ये नियम है, ये ऐसा है, इस वजह से यार नहीं हो पड़ सकता है, और तुम चाहो तो अपने स्तर से किसी वकील से या किसी से पता कर लीजिए इस चीज़ को जो है। तो उससे क्या होता है कि आदमी को संतुष्टि मिल जाती है कि हम गए, हमको टाइम दिया, और जो नहीं हो सकने वाला काम है, क्योंकि अक्सर नेगेटिविटी जो अफसर्स की फैलती है कि ये काम नहीं कर पाए, ये काम नहीं हुआ, जो पब्लिक जाके बाहर कहेगी या अन्य लोग उस बात को आपका मैसेज देंगे। हम लोग के यहाँ वकील भी आते हैं, ये साल जैसे हम लोग भी कलेक्ट्रेट में, मैं यहाँ इसके पहले यहीं सिटी मजिस्ट्रेट भी था, एसडीएमशिप में भी रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका, मैंने कहा ना कि पदी दायित्वों के साथ साथ जो पब्लिक के साथ आपकी बिहेवियर है वो भी आप, मतलब जो काम करने वाला हम काम वो तो करते ही हैं, पर जो काम नहीं हो सकने वाला है, विधिक अड़चन आ रही है, उसमें भी हम उस व्यक्ति को, अगर अफसर चीज को अच्छे से समझा देगा, तो हमने, मेरा अपना तक का 8 साल की नौकरी का एक्सपीरियंस है, व्यक्ति बिल्कुल बहुत संतुष्ट होकर के जाता है जो है, और फिर वो दोबारा चक्कर नहीं लगाता है। इवन हम ये भी कह देते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत कहूँ कि देखो यार, तमाम ऐसे लोग घूम रहे हैं, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि ताओ इतना कर दो हम करा देंगे, उनके चक्कर में पड़ के फंसना नहीं, कोई अफसर तुम्हारे काम नहीं करेगा। तो वो आदमी क्या हो गया, संतुष्ट हो गया जो है, बिल्कुल जो है। तो ये अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, मेरा तो भाई इसी रूप में रहा है, और मैं अपने से कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ में अपने आप को खरा उतारने का प्रयास करूँ जो है। सर, जो भी अयोध्यावासी सुन रहे हैं आपको, या जो युवा सुन रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करने वाले, जो जूनियर अफसर आपको सुनेंगे, सभी के लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज तो यार जो मैंने बता दिया है वही मैसेज है, और मेरा बस यही है कि एक आपका जो आप कह रहे हैं छात्रों के लिए मेरा बस मैसेज यही है। मैंने एक लाइन में जो शेर बोला है, वही शेर मेरा वापस मैसेज है कि अपने में खोइए, पढ़ाई अपने में बैठिए, और बाहर से लोगों से जहाँ प्रॉब्लम हो, अपने सीनियर से, गुरुजनों से उस समस्या का समाधान करिए। लेकिन मैं फिर वही मैसेज है कि अपने में खोएंगे तभी अपने से कुछ पाएंगे, तभी समाज में सफलता प्राप्त कर पाएंगे पढ़ाई करके। जब एक छात्र अपने बंद कमरे में बैठ करके अच्छे से दिमाग से लगा करके और एक अच्छी उससे लगन से मेहनत करता है, अपना वो भविष्य बदल सकता है। बिल्कुल जो मेरा बस यही मैसेज है कि आप अनावश्यक चीज़ों के चक्कर में ना पड़ के, आप अपना, जब छात्र जीवन है, हमारे यहाँ बहुत पुराने समय पे गुरुकुल परंपरा रही है जो है। क्यों गुरुकुल परंपरा थी कि लोग जाते थे, राजाओं के बच्चे भी जाते थे और गुरु के यहाँ रह करके पढ़ाई करते थे, एक सात्विक जीवन जीते थे जो है। आज की डेट में सोशल मीडिया के दौर में विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया में लोग उलझे रहते हैं, तो मेरा एक मैसेज ये भी है कि सोशल मीडिया से मिनिमम आप जो है, जितनी आपकी नेसेसरी है उसी से आप करिए, जो आपके यूज़फुल हो। अनावश्यक सोशल मीडिया में या अन्य चीज़ों में ना पढ़ करके अपनी किताबों में, अपने क्या कहते हैं, जो आपका जो ऑनलाइन जो चीज़ें हैं या जो भी आपको मटेरियल, आजकल क्योंकि हम लोग के समय तो बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था तो हम लोग 4 लोग बैठते थे, 4 अलग अलग किताबें लेकर के कि भाई ढूंढो इसका आंसर कहाँ मिलेगा। आज क्या है, आप खट से गूगल में दबाइए, आपके सामने आंसर है। तो इस इंफॉर्मेशन का अच्छा इस्तेमाल करिए और बुक्स पढ़िए, और एक अच्छे जो है इच्छा शक्ति के साथ प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। मैंने अपने सामने, मेरे साथ के जितने लोग थे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 100% लोग सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, ये है, कुछ लोग आईएएस बने, कुछ आईपीएस बने, कुछ आईआरएस बने, कुछ पीसीएस बने, बट दे गॉट सिलेक्शन। जरूरी नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में 100 करोड़ आदमी है, क्या 100 करोड़ आदमी आईएएस बन जाएंगे, 100 करोड़ आदमी एक ही पद को ले लेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग का 30-40 लोगों का ग्रुप था, 100% दे गॉट सिलेक्शन जो है। तो उसका कारण क्या है? इच्छा शक्ति और लगन और पेशेंस। आदमी इच्छा शक्ति कर लेता है, लगन लगा लेता है, पर सिविल सर्विसेज में पेशेंस नहीं रख पाता है जो है। आप सिर्फ पेशेंस रखिए, मैं बिल्कुल, मेरा ये सबको ये है कि पेशेंस रखिए, आप बड़े आराम से सफलता प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी एक संदेश ये है, स्वमूल्यांकन। अक्सर हम लोग स्वमूल्यांकन नहीं करते हैं। हम जब एग्ज़ाम में दे के आते हैं और लिख करके आते हैं, नंबर नहीं मिलते हैं, तो हम 50 चीज़ कहते हैं, यार यूपीएससी गलत चेक करती है, पीसीएस गलत चेक करता है, या यूपी कमीशन है, या टीचर था, कोई मूर्ख टीचर मिल गया। ऐसा नहीं है, टीचर ने ना आपका चेहरा देखा, ना आपको देखा, वो नहीं जाना, आपके सामने किताब आ रही है। तो बैठ के थोड़ा सा स्वमूल्यांकन करिए
तो अगर आप अपना स्व मूल्यांकन करेंगे तो आप अपनी कमियां जो है आराम से निकाल लेंगे, और नहीं है तो अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को कहिए कि ये लो मेरे आंसर लिखा है, इसको चेक करो, बताओ इसमें क्या, जितनी कमियां तुम निकालोगे उतना मुझको अच्छा लगेगा जो है। तो जब आप इस तरीके से इस ओपन माइंडेड से आप पढ़ाई करते हैं तो संदेश क्या कहते हैं, आप आराम से सिलेक्शन प्राप्त करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यही मेरा संदेश है। दोस्तों, अभी तक आप सभी अयोध्या प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि हमने तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लगातार प्रश्न पूछा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिलेबस कैसे पूरा करें, किस तरीके का उनका माइंडसेट होना चाहिए कि वो एग्जाम को क्रैक कर सकें। इसमें एक बात सामने निकल कर आई है कि सबसे पहले आप सभी अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आत्मबल को पहचानिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। जब आप टेबल पर बुक पढ़ेंगे बैठकर, तभी आपको पता चलेगा कि हम एग्जाम पास कर सकते हैं या नहीं। जो कि ऑनलाइन की चीज़ों में फंस जाना, सोशल मीडिया पर टाइम पास करना, इससे थोड़ा सा आप सभी दूर रहिए। यही बात सर के माध्यम से सामने निकल कर आई है, और एक ही लाइन में पूरा मैसेज भी निकल कर आया कि बस रिवीजन 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 से ही आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। मतलब जब आप लगातार उसको रिवाइज करते रहेंगे, उसको अपना माइंड मेकअप करते रहेंगे, निश्चित रूप से आप सभी को सफलता मिलेगी। और हमने अयोध्या विकास प्राधिकरण को लेके भी प्रश्न किया कि अयोध्या के विकास के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर भी सर का अच्छा जवाब आया। तो आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, हमारे साथ बातचीत किया, हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया जिससे मैं लोगों से साक्षात्कार या मेरा संदेश लोगों तक पहुंच सका। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।